हे फ्रेंड्स, दिस इज रिदम अग्रवाल, नीट एयर 17 फ्रॉम एमसी। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे कि नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन वीडियो बनाने। तो यह कम्स नीट 2022। यार, जो भी देख रहा होगा वो शायद से अभी टोटली न्यू होगा इस करिकुलम के लिए, जो मतलब अभी रिसेंटली क्लास 11 में आया होगा, क्योंकि कोई भी ड्रॉपर तो नीट 2022 के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा होगा। तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है 11-12 के दौरान, एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस जो बोलते हैं कि क्या क्या करना है। बिकॉज सारे वीडियोस में आपको एक ही कंटेंट मिलेगा कि इतना इतना मार्क्स का पेपर होता है, ये पढ़ना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आपकी गलतियाँ क्या होती है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि नीट 2022 के प्रिपरेशन के लिए अभी क्या क्या, मतलब जो थोड़े बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, और फिर मैं उसको कंपेयर करके देखा कि क्या क्या है नहीं उन वीडियोस में, क्या मिसिंग है। तो आज उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कितने मार्क्स का पेपर होता है। सबको पता होना चाहिए कि 720 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 360 मार्क्स की बायोलॉजी आती है, मतलब 90 क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी, 45 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स एंड 45 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री, विच इज़ 180 मार्क्स ईच। तो हो गए आपके 360 मार्क्स, 360 मार्क्स, 720 मार्क्स। तो अब आप सोचिए कि आपके पास पर क्वेश्चन कितने मार्क्स हुए। पर क्वेश्चन एक तरीके से आप सोचोगे कि 4 मार्क्स का है, 720 मार्क्स का हो गया। लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो आपका एक नेगेटिव मार्किंग भी होगा, दैट इज -1। तो एक टॉपर मेंटालिटी क्या होती है, हम जो अच्छे से सिलेक्शन चाहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। अगर, क्योंकि मैं बोलूँगा कि आप कोई भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। तो आप कोई भी पेपर में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसको अगर आप गलत कर रहे हो तो आप कितना मार्क्स लूज कर रहे हो, 4 मार्क्स नहीं, 5 मार्क्स लूज कर रहे हो। समझ गए, पहली बात ये है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पर सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो अभी तक बहुत लोगों ने शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके होंगे, ठीक है। बायोलॉजी में सब बहुत सारी कोचिंग्स ने अभी क्या स्टार्ट किया होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, या फिर पहला यूनिट बायोलॉजी का चल रहा होगा मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में, राइट। बॉटनी में, जुअलॉजी में ह्यूमन फिजियो स्टार्ट हो गई होगी। और आप लोग देख रहे हो कि आपके नोट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले दिन जब आप जोश जोश में आके पढ़ रहे हो तो आपको 3-4 पन्ने पढ़ाए जा रहे हैं पर फाइलम, पर क्लास के हिसाब से। आप शायद, मतलब पर क्लास इन दैट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आप सोच रहे हो हाँ ठीक है मैं पढ़ लूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो काम पाइल अप हो रहा है। जो हफ्ते की स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो हफ्ते के एंड तक भूल रहे हो। तो वो सब चीज़ क्या है, वो है बिकॉज आप लोग नोट से कुछ ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी आपको ज़िंदगी भर पढ़नी है अगर आप एमबीबीएस क्लियर कर रहे हो। तो बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। बायोलॉजी में आपको पहले जिस जिस दिन आप कोचिंग से आ रहे हो या कुछ भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो यूट्यूब से या किसी भी सोर्स से, जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसकी एनसीईआरटी का वो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको उसको रटना है। हर एक कोचिंग का टीचर या कोई भी कोचिंग, में कोचिंग का नाम नहीं लूँगा क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए थे उन कोचिंग से, कि आप हर एक कोचिंग का टीचर आपको बोलते हैं कि मेरे नोट्स पढ़ लो, मेरे नोट्स से ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। यार, अगर तुम 3-4 किताबें बढ़ा के पढ़ा दोगे, एनसीईआरटी इतनी सी है, उनके नोट्स इतने सारे हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि उनके नोट्स के बाहर कुछ आ सकेगा। लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ना भी तो मुश्किल है ना यार। इतना ज़्यादा, अगर आप इतना ज़्यादा याद कर लोगे तो आप तो टॉपर ही हो। लेकिन मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए बात कर रहा हूँ। देखो, मैं एक ड्रॉपर से टॉपर हूँ, मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ के याद किया हूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ के याद किया हूँ, इतना पढ़ के टॉप किया हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। अब मेरा ये बोलने का रीज़न ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग कम पढ़ो, इतना ही टाइम दो जो आपके पियर्स दे रहे हैं। लेकिन जो टाइम आपके पियर्स बायोलॉजी में दे रहे हैं, जो आपके बाकी फ्रेंड्स बायोलॉजी में दे रहे हैं, उनके नोट्स रटने में दे रहे हैं, वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में देना। फिजिक्स और केम इसका मतलब क्या होगा, आपकी कोचिंग के टेस्ट, माइनर टेस्ट जिसमें पार्ट सिलेबस टेस्ट होते हैं, उसमें शायद थोड़े कम नंबर आएंगे, लेकिन बिलीव मी गाइस, आप लोग इससे बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। क्योंकि आपको नोट्स, यार एक चैप्टर का इतना ज़्यादा नोट्स, आप अगर 12th में आओगे अभी तो आप लोग जेनेटिक्स पढ़ोगे। जेनेटिक्स में आपको, मेरे कोचिंग में 2 नोटबुक बढ़ा दी गई थी, इतनी नोट्स। मैं कभी उसको पढ़ा नहीं। बाकी दोस्त उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते थे। तो क्या होता था उनका, कि वो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में टाइम स्पेंड करना, ठीक है। तो हो गया आपका बायोलॉजी। मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करना।
हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक जरूर खरीदना। सारे बुक्स का लिंक्स मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके वो बुक खरीद लेना, बिकॉज वो बुक ही है। मैंने यार देखो 11-12 में बहुत सारी बुक्स यूज़ की है, लेकिन मैं आपको बेस्ट बुक्स रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कम पढ़ो, सफिशिएंट पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। तो जो जो बुक्स मैं बोलूंगा, आप अगर उन बुक्स को कंप्लीटली सॉल्व करोगे ना, तो आपको उस सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो एनसीईआरटी का वो चैप्टर पढ़ने के बाद आप एमटीजी एट योर फिंगर टिप्स एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, उसको अटेम्प्ट करना, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को कर सकते हो। अब आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि भैया मुझे कोचिंग के टेस्ट में भी नंबर लाने, बिकॉज पेरेंटल प्रेशर की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता, घर से भी प्रेशर होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोचिंग के टेस्ट से 2 से 3 दिन पहले आप नोट्स पढ़ना स्टार्ट करना। दिन में 2 घंटे नोट्स को रीड मार लेना है। अगर आपके कोचिंग के टेस्ट में 90 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं एनसीईआरटी के बाहर से, तो एटलीस्ट आप 30 से 35 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर पाओगे 2 दिन के प्रिपरेशन से। 2 दिन के थ्रू आप लुक थ्रू कर लेना, आपको याद हो जाएगा यार। क्योंकि ऐसे भी नोट्स 1 हफ्ते पहले पढ़ के कुछ फायदा नहीं होता। तो कोई टेस्ट आने से पहले आप 1 हफ्ते पहले तक क्या पढ़ोगे, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। ठीक है, हो गया, मैं आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए यार सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ द दोस्तों को लगता है, लेकिन अभी तुम लोग क्लास 11th में हो, अगर तुम्हारा फाउंडेशन अभी तुम स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो तुम्हें फिजिक्स बहुत ईजी लगेगी। बिलीव मी, मेरे को फिजिक्स बहुत ईजी लगने लग गई थी। स्टार्टिंग में यार मैं पागल हो जाता था फिजिक्स, क्योंकि सब लोग बोलते थे फिजिक्स बहुत टफ है, मुझे भी टफ लगने लग गई थी एज सुन एज आई केम टू क्लास 11th। मुझे समझ नहीं आता था क्या करना है। तो क्या करना है फिजिक्स में, फिजिक्स में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में विश्वास करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब आप लोग बोलोगे कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। यार तुम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करते हो। अब आप लोग ये सोच के हर एक क्वेश्चन को ना, बहुत सारे हर एक टीचर का डिफरेंट अप्रोच होता है, आप किस टीचर को फॉलो करते हो वो भी डिपेंड करता है। तो मेरे एक टीचर का अप्रोच था कि वो मुझे बहुत सारे फॉर्मूला लिखा देता था, वो बोलता था इस फॉर्मूले को इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। और एक टीचर मुझे ये बोलता था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एक कॉमन फॉर्मूला है जो सब कुछ में लग जाता है। तो वो उससे मुझे सब कुछ डिराइव करना सिखाया। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, जब मैं क्लास 12 में गया तो मुझे ऑब्वियसली क्लास 11 भूलने लग जाऊंगा। तो क्लास 11 की जो फिजिक्स है वो मुझे कैसे याद मतलब कोई क्लास 11 का मुझे क्वेश्चन ला के दे देता था, तो मैं उसको कैसे करता था, मैं वापस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से कंटिन्यू करता था। बेसिक्स से मैं कॉम्प्लेक्सिटी में जाता था, ना कि मैं उस टीचर की तरह बात करता था जो मुझे बस बोल देता कि ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ये रट लो। यार फॉर्मूला रटना बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाते हैं, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग रिजल्ट होता है। ठीक है, वो नहीं पॉसिबल है तुम्हें। तो अभी तुम लोग क्लास 11th में हो तो तुम लोग टीचर्स बदलो। अगर तुम्हारी कोचिंग में तुम्हें बोला जा रहा है कि मैं बस फॉर्मूला लिखाया जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो इट्स टोटली अपॉन यू। फिजिक्स तुम्हें प्यार करना है, वो टीचर को पकड़ो जो तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें फिजिक्स समझा रहा है। अगर तुम्हें फिजिक्स समझ में आने लग रहा है ना, अगर तुम्हें इंटरनल सेटिस्फैक्शन है फिजिक्स से, उसके बाद तुम्हें फिजिक्स एस करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिजिक्स में इंटरनल सेटिस्फैक्शन, ऑल दिन में तुम्हें कितने क्वेश्चंस करने हैं, एटलीस्ट 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। जो चैप्टर कोचिंग में चल रहा है, जो चैप्टर जहां पर भी चल रहा है, 45 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। 45 क्वेश्चंस करने के बाद आपको ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बोल करके बुक है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। वो बुक ऐसा है कि उसके बाहर ना यार क्वेश्चंस बहुत कम है नीट लेवल के, समझ गया। तो तुम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स करोगे ना, तो एररलेस फिजिक्स बोल करके भी एक बुक है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, लेकिन उसमें 1200 क्वेश्चन है। तुम एक चैप्टर में 1200 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो यार। मैक्सिमम एक चैप्टर में 400 to 500 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास फिजिक्स मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी करनी है तुम्हें साथ ही साथ। तो कैसे करोगे एग्जैक्टली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक टाइप का क्वेश्चन करना ज़रूरी है, ऑल्सो सारे अच्छे से करना ज़रूरी है। अगर तुम एयरलेस बायोलॉजी फिजिक्स में देखो तो हर एक कॉन्सेप्ट पे 40-40 क्वेश्चन है। अगर तुम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 200 तक करते हो तो तुम डिवाइड बाय 5 बस 5 कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। लेकिन अगर तुम ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, वो बहुत अनपॉपुलर बुक है ब्रो, बहुत अनपॉपुलर बुक है, लेकिन तुम उस बुक को करके तुम बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि उसमें 400 क्वेश्चंस होंगे अप्रॉक्सीमेटली एक चैप्टर में, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स, एक कॉन्सेप्ट का 3 से 4 क्वेश्चन होगा, तो और 400 क्वेश्चंस मतलब 40 कॉन्सेप्ट्स तुम्हें याद हो गए हैं ऑलमोस्ट। सॉरी 100 कॉन्सेप्ट्स, 4 क्वेश्चंस पर कॉन्सेप्ट एंड 400 कॉन्सेप्ट्स, सॉरी दैट्स 100 कॉन्सेप्ट्स। सो तुम्हें 100 कॉन्सेप्ट्स फॉर 400 क्वेश्चंस कंपेयर टू 4 कॉन्सेप्ट्स फॉर 200 क्वेश्चंस, कौन सा बेटर लग रहा है।
ऑब्वियसली वो वाली बुक। इससे मैं बोल रहा हूँ ऐसे मॉड्यूल या ऐसे बुक को फॉलो करो। मैं नहीं बोल रहा कि बस उस बुक को फॉलो करो, कुछ भी किसी भी बुक को फॉलो करो। एक ही कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करो, एक ही कॉन्सेप्ट के 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करो। एक और चीज़ यार, अगर तुम लोग को ऐसे लगता है कि यार मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, एक क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे बहुत टफ लग रहा है, वो कैसे करूँ? आज मैंने ट्राई किया, मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मुझसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ। वो क्वेश्चन के तुम सोल्यूशन प्लीज़ मत देखना, किसी से भी मत पूछना। अगले दिन तुम वो चैप्टर वापस से करोगे, राइट? वो क्वेश्चन को मार्क करके रख लेना। वो चैप्टर तुम वापस से करोगे, उस चैप्टर के उस क्वेश्चन को तुम फिर से अटेम्प्ट करना। सेकेंड अटेम्प्ट हुआ। ये बहुत सारे टीचर्स भी यही बोलते हैं और मैं भी ये बोलूँगा, ये बहुत ज़्यादा काम करता है मेरे ऊपर। लेकिन जो तुम फर्स्ट डे जो अप्रोच लगाते हो ना, उससे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लगाना सेकेंड डे में उस क्वेश्चन पे। थर्ड डे में फिर से अप्रोच करना। अगर थर्ड डे में तुमसे नहीं हुआ ना डिफरेंट अप्रोच करने पे, फिर तुम सोल्यूशन देखना, फिर तुम कुछ करना। बिलीव मी, अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब तुम लोग क्या गलतियां करते हो फिजिक्स में? सबसे पहली गलती, बहुत सारे लोग फिजिक्स यार सबसे होती नहीं है तो सब लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो। देन यू लूज ट्रैक इन फिजिक्स। तुम लोग बोलोगे मुझे समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट। मेरे पास मेरे डीएम्स में बस यही क्वेश्चन है कि फिजिक्स कैसे करना है, फिजिक्स कैसे करना है। तो इसके बाद मैं एक और इलेबोरेट वीडियो बना दूंगा फिजिक्स करने पे। चलो अब केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में यार 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तुम समझ जाओगे। तुम अभी हो तो अभी तुम लोग स्टार्टिंग में क्या कर रहे हो? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें तुम लोग क्या बोलते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड केमिस्ट्री है वो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है, जो कैलकुलेटिव केमिस्ट्री है, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली रटनी है। जो चैप्टर्स पी डी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन वाला चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स तुम्हें एंड की तरफ मिलेंगे अपने 11th के बुक में, और 12th के बुक में मिडल की तरफ मिलेंगे। तो इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स। और ऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स आपने सुन ही लेंगे, तो आपकी कोचिंग में स्टार्ट होने पे आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ऑर्गेनिक, क्या होता है फिजिकल, क्या होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है? तो एक नोट कर लीजिएगा, जब जैसे अभी आपका फिजिकल चल रहा है तो आप लोग क्या करोगे फिजिकल में? फिजिकल में सिमिलरली आपको दिन के 40 से 45 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? कहीं से भी कर लो, फिजिकल बहुत सिंपल आती है। तो अगर तुम्हें कोचिंग से अटेम्प्ट जाते हो, तुम कोचिंग से मॉड्यूल से कर लेना। मैं बुक कौन सा रिकमेंड करूंगा? प्रदीप केमिस्ट्री बोल करके एक बुक है जो सीबीएसई बेस्ड बुक है, ठीक है? लेकिन मेरे सारे कॉन्सेप्ट उसी बुक ने सॉल्व किए हैं यार, क्योंकि मेरा 11-12 में फिजिक्स टीचर केमिस्ट्री टीचर इतना अच्छा था नहीं, तो मेरे को खुद से पढ़ना पड़ा था। तो मैंने क्या किया, उस बुक को रीड मारा, उस बुक के सारे एग्जाम्पल्स को रिलीजियसली फॉलो किया। मतलब एक एग्जाम पहले उसका थ्योरी रीड मारा, उसके बाद उसके क्वेश्चन को पढ़ा, और उसके बाद उसके सोल्यूशन को अटेम्प्ट, मतलब बिना पढ़े अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को, फिर उसके सोल्यूशन को देखा। तो ऐसे उस चैप्टर को पढ़ने में टाइम लग सकता है यार, लेकिन तुम 11th और 12th दोनों है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर तुम नीट के लिए सीरियस हो तो तुम इस चीज़ को करते करते तुम बहुत आगे जा सकते हो। इनऑर्गेनिक में प्लीज़ उस बुक को फॉलो मत करना। इनऑर्गेनिक में बस एनसीईआरटी को पढ़ना है। तुम्हारे पास कोचिंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन प्लीज़ मत पढ़ना। एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन टू लाइन रट लिए तो वही बहुत है, ठीक है? ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ऑर्गेनिक यार। ऑर्गेनिक के लिए तुम कोई भी प्रॉपर टीचर को फॉलो करना प्लीज़, क्योंकि ऑर्गेनिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक है स्टार्टिंग में तुम्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है? ऑर्गेनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? आइसोमेरिज्म वगैरह वगैरह, ठीक है? उसको पढ़ना। अगर तुम्हारे कोचिंग में तुम उस टीचर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो यूट्यूब, अनअकैडमी, बहुत सारे यार अवेलेबल है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, तो उनको फॉलो ज़रूर करना, ठीक है? एक टीचर को, तुम अपने टीचर को ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करना, इतना बोलना चाह रहा हूँ मैं। किसी भी कोचिंग के टीचर को या किसी भी टेस्ट के टीचर, मतलब अपने ट्यूशन के टीचर को ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो। तुम उससे पढ़ो, तुम देखो कि उससे पढ़ने के बाद तुमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे ना यार, वो टीचर तुम्हारे लिए नहीं है। शायद किसी और को समझ में आ रहा होगा वो टीचर से, लेकिन तुम्हारे लिए वो टीचर परफेक्ट नहीं है, ठीक है? तो इतना हो गया। अब केमिस्ट्री के तुम 45 क्वेश्चंस कर रहे हो, इनऑर्गेनिक के तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए भी यही रिकमेंड करना चाहता हूँ। मैं ये बताना भूल गया था। इसका भी लिंक आपको कौन सी बुक मैंने जो फॉलो की थी उसको भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एमटीजी के प्रीवियस ईयर बुक्स होते हैं वो आप यूज़ करिएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस में ना एरर बहुत कम होते हैं। मतलब जब तुम क्वेश्चन करते हो, तुम अभी न्यूबी हो, तुम उस चैप्टर को नया पढ़ रहे हो, तो उसके क्वेश्चन में एरर्स, आंसर्स में एरर्स बहुत कम होने चाहिए, राइट?
अगर आंसर ही रॉन्ग होगा तो तुम बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हो सकते हो, इसलिए एमटीजी के बुक में आंसर्स के गलतियाँ बहुत कम है, ठीक है। और किसी भी बुक का मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने एम फॉर एम्स का बुक खरीदा था, उसके बुक के आंसर्स बहुत ज़्यादा गलत थे। अब एक और चीज़, बायोलॉजी और फिज़िक्स के क्वेश्चंस तुम पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि तुम लोगों को वो मैंने ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव भी बोला था, एमटीजी एट योर फिंगर टिप्स भी बोला था। अगर तुम्हें अभी नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो 12th के एंड में भी तुम कर सकते हो, जब तुम रिवीजन करोगे 11th और 12th का, ठीक है। तब तुम एज अ रिवीजन उस बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तब 2 बार भी कर सकते हो, दोनों बार कर सकते हो, ठीक है, जो तुमको ठीक लगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। अब बचा है तुम्हारा, अब तुम लोग क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? किसी भी कोचिंग के क्वेश्चन पेपर्स, या तुम्हें क्वेश्चन पेपर्स कितना प्रैक्टिस करना है? एवरी मंथ तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे तुम लोग जितना सिलेबस कर लियो वो कोचिंग के हिसाब से कर सकते हो। 11th के एंड में 11th का फुल सिलेबस टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दिसंबर जनवरी जब तक तुम्हारा 11th खत्म होता है, उसके बाद तुम 11th के फुल सिलेबस टेस्ट खत्म करके प्लीज़ अटेम्प्ट करने लग जाना, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारा गारंटीड सिलेक्शन होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।